वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 3 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है तेजस के बारे में, जिसके जरिए आप अपनी प्रीलिम्स की यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। 250 से अधिक घंटों का लेक्चर होगा, 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और होगी डेडिकेटेड मेंटरशिप। आप इस कोर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो फिर आप 7007931912 पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। कोर्स अवेल करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। इन कोर्सेज के साथ आपको सीसैट के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि यूनियन बजट 2022-23 के बारे में है। मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट चूंकि आ चुका है, तो आज का ये जो सेशन है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में यूनियन बजट या उसमें अनाउंस किए गए इनिशिएटिव्स के ऊपर बेस्ड होगा। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने यूनियन बजट 2022-23 को पार्लियामेंट में टेबल किया। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें की गई उन पर एक हल्की सी चर्चा करते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे एस्टिमेट किया गया है 9.2% के लिए, और ये लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा है। कोविड-19 के बाद सभी देश रिकवरी मोड में हैं, धीमे धीमे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इन दैट केस 9.2% की रिकवरी ग्रोथ अगर एस्टिमेट की जा रही है तो हम इसे एक पॉजिटिव कह सकते हैं। 60 लाख न्यू जॉब्स के क्रिएट किए जाने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि ये नंबर्स ओवरऑल नहीं है। 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाने की जो बात की गई है वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए लॉन्च की है उसके तहत किए जाने की बात की गई है। पीएलआई स्कीम जो है, जिसमें अगर कोई एंटिटी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है तो उसके बढ़ाए हुए प्रोडक्शन पे, जो एग्जिस्टिंग है उस पे नहीं, 4 से 12% का इंसेंटिव सरकार दे देती है। तो उसमें इस वजह से 60 लाख नए जॉब्स के क्रिएट होने की संभावना बताई जा रही है। जो पीएलआई स्कीम है उसमें यह भी पोटेंशियल है कि वो एडिशनल प्रोडक्शन कर सकता है 3 लाख करोड़ की वैल्यू का। अमृतकाल, ये एक नई शब्दावली है जो इस पूरे बजट में हमें देखने को मिली है, जहां पर अब एक जो टारगेट बनाया गया है दैट इज इंडिया एट 100, मतलब भारत की आज़ादी को जब 100 साल पूरे होंगे तब तक के लिए हमारा विजन क्या होगा। यहाँ पे 4 प्रायोरिटीज को फोकस किया गया है एंड दैट इज पीएम गति शक्ति, जिसके तहत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात की जा रही है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी लोगों का डेवलपमेंट एक साथ किया जा सके। तीसरा है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ और भी मेजर अनाउंसमेंट जो बजट में की गई हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे कि एक स्टेशन के लिए स्पेसिफाई कर दिया जाए एक प्रोडक्ट, और जो लोकल बिजनेस हैं या उनका जो सप्लाई चेन है वो इससे फ्लरिश हो। पर्वतमाला के माध्यम से नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर जो टफ टेरेन वाले एरिया हैं वहां पर कई सारे रोपवे डेवलप किए जाएंगे। ये पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही अच्छा मीन्स माना जाता है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रन किए जाने की बात की गई है। किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा न केवल क्रॉप के असेसमेंट में बल्कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में भी। इंसेक्टिफाइड और न्यूट्रिएंट को स्प्रे करने के लिए भी हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएसएमईज के लिए उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम, ये जो पोर्टल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, इन्हें इंटरलिंक करने की भी बात की गई है। हेल्थ के सेक्टर में एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग और केयर सर्विसेज दी जाएंगी। कोविड-19 के बाद मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या बनी रही है। इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सक्षम आंगनवाड़ी, न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी, इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है। इसके माध्यम से जो बेनिफिट्स हैं इन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, चाहे वो मिशन शक्ति के हों, मिशन वात्सल्य के हों, सक्षम आंगनवाड़ी या पोषण 2.0 के हों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके माध्यम से जो बॉर्डर विलेजेस हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, कनेक्टिविटी की कमी है, लोग उन एरियाज में रहना पसंद नहीं करते, उन एरियाज को डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ के गांव विकसित हों, लोग वहाँ पर रहें। मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर एरिया के गांव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो फ्रंट लाइन पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम करते हैं। इसीलिए चाइना अक्सर बहुत इंटरेस्टेड होता है बॉर्डर एरिया में गांवों के डेवलपमेंट को लेकर, जबकि इंडिया इस ओर बहुत ही कम ध्यान देता है। तो यूनियन बजट में इस बात को फोकस में रखा गया है, ये एक पॉजिटिव बात है। बाकी इकोनॉमी के फ्रंट पे जो टैक्स स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दैट इज द रीजन कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है सरकार से कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि कोविड-19 के बाद जो इनकम की प्रॉब्लम है वो लगभग सभी इनकम ग्रुप्स में रही है। तो ये कुछ यूनियन बजट की हाइलाइट्स हैं। कुछ और भी बातें यूनियन बजट से रिलेटेड ही अभी आपको और भी मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि नल से जल योजना के बारे में है। इस योजना के लिए 60,000 करोड़ के एलोकेशन की बात की गई है,
जिसके तहत 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा 2022-23 में अंडर हर जल नल से जल स्कीम। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था और इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके माध्यम से हम 2024 तक सभी रूरल होम्स में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही यूनिक सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है, यूनिक मॉडल है, दैट इज पानी समिति। जो भी पानी दिया जाएगा उसके लिए विलेजर्स को कुछ पे करना होगा, लेकिन वो क्या और कैसे पे करेंगे ये कोई सरकार डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि ये पानी समितियां डिसाइड करेंगी, जिसे आप वाटर कमेटी बोल सकते हैं। वाटर कमेटी में विलेजर्स ही होंगे जो डिसाइड करेंगे कि जो पानी वो कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कितना पे करना चाहिए। टैरिफ सभी लोगों के लिए सेम नहीं होगा, मतलब एक बराबर नहीं होगा। जो बड़े हाउस होल्ड हैं उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे, जबकि ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कम्युनिटी अप्रोच ऑप्ट किया गया है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाएगी, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से इस पूरे मिशन को स्प्रेड किया जाएगा। पानी के लिए ये एक जन आंदोलन की तरह वर्क करेगा। इसके माध्यम से सेंटर और स्टेट के बीच में देखिए फंडिंग का मैकेनिज्म क्या है कि जो हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे 90% पैसा केंद्र जबकि 10% राज्य देंगे। अदर स्टेट्स के लिए 50-50 होगा और यूटीज के लिए ऑब्वियसली 100% केंद्र सरकार ही खर्च करेगी। पीएम डिवाइन स्कीम, यूनियन बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन स्कीम ने भी अपनी झलक दिखाई। ये प्राइम मिनिस्टर का एक मतलब एक उसी के इनिशिएटिव के पार्ट में यू कैन से पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसे इंप्लीमेंट करेगी। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा, दैट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। पीएम डिवाइन क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। आई रिपीट, पीएम डिवाइन एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। जैसे पीएम गति शक्ति है जहां पूरे देश में इंफ्रा डेवलप किया जाएगा, वैसे ही पीएम डिवाइन के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रा तैयार किया जाएगा और पीएम डिवाइन उसे फंड करेगा। पीएम डिवाइन स्कीम जो है इसे फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो यंगस्टर्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी और जो गैप्स हैं अलग अलग सेक्टर में इंफ्रा को लेकर उन्हें फिल किया जाएगा। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। फंडिंग 1500 करोड़ रुपए के एलोकेशन की बात की गई है अंडर पीएम डिवाइन स्कीम। प्रोजेक्ट जो है वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे? प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए रिकमेंड किया जाएगा प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के माध्यम से, लेकिन किस प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी क्या होगी ये डिसाइड करने का अधिकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही होगा। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स जो इसके तहत इंप्लीमेंट किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, दोज आर डेडिकेटेड सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों का जो इलाज किया जाता है, दैट इज एंड एडल्ट हेमियोलिम्फॉइड कैंसर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, गुवाहाटी। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इसके अंडर में आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइजॉल बाईपास जो कि वेस्टर्न साइड में होगा। फर्दर गैप फंडिंग की जाएगी। गैप फंडिंग का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा रहा है जरूरी नहीं होता कि वो फाइनेंशियली वाइबल हो सकता है प्रोजेक्ट उतने पैसे जनरेट ना कर पाए, तो जो गैप क्रिएट होता है उसे सरकार अपनी ओर से दे देती है। तो जो सांग चॉयलिंग ये रोपवे है, पैसेंजर रोपवे, उसमें जो भी पैसे कम हो जाते हैं या जो नुकसान होता है वो सरकार देगी, गैप फंडिंग कर देगी। गैप फंडिंग इको फ्रेंडली रोपवे के लिए भी किया जाएगा, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में केबल कार कहते हैं, जो धापर से भाले युदुंगा जो साउथ सिक्किम में है वहां के लिए तैयार किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट जहां पे बम्बो लिंक रोड तैयार किए जा रहे हैं मिजोरम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, लोकेशन में, उनके लिए भी पैसे दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे नहीं होगा, बल्कि वो जो अपना रन कर रहे हैं वो रन करेंगे और इसे एडिशनली वहां पे डेवलप किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल वर्सिटी एंड ई कंटेंट के बारे में है। यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता शब्द आपको लग रहा होगा, डिजिटल वर्सिटी। बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कई सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात की एजुकेशन सेक्टर के, उसी का एक हिस्सा रहा डिजिटल वर्सिटी। देश स्टैक ई पोर्टल, इसके माध्यम से डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें हम बेसिकली स्किल करेंगे लोगों को। उनके पास कोई स्किल है तो रीस्किल करेंगे या फिर अपस्किल करेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे एजुकेशन सेक्टर में। डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जिससे कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल सके, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वो कर सकें अलग अलग लैंग्वेजेस में।
फर्दर वर्चुअल लैब्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। 750 वर्चुअल लैब्स होंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड, 75 ई लैब्स होंगे जहां पर हम सिमुलेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी एक्सपेरिमेंट है उन्हें कंडक्ट करेंगे। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा कि वो गिफ्ट सिटी में आए जो गुजरात में है और वहां पर अपने कोर्सेज को ऑफर करें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड हो सकते हैं। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम, जिसे इसके पहले तक 12 टीवी चैनल्स के लिए लागू किया गया था, जो 1 से 12 तक की अलग अलग क्लासेस देते थे। एक चैनल पे एक क्लास की जो कक्षाएं होती थी वो हुआ करती थी, अब उन्हें 200 टीवी चैनल्स तक एक्सपेंड किया जा रहा है। टीचर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो क्वालिटी ई कंटेंट डेवलप करें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए और स्टूडेंट उन्हें एक्सेस कर पाएं जिससे उन्हें उसका फायदा मिले। बजट में ये भी कहा गया कि अब देखिए ये नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा जो आज का आर्टिकल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट के ऊपर ही चला जाएगा। तो बजट में कहा गया कि हम नया SEZ लॉ लेकर आएंगे। SEZ का यहाँ पे फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके लिए कानून है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2006। यू कैन सी कि ये कानून अब 4, 10 और 2 हो जाएगा, टोटल 16 साल पुराना हो चुका है। तो नए कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस कानून का एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। 2006 में इस कानून को लाया गया था जिसके माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली एक ऐसी टेरिटरी होती है जहां पर इकोनॉमिक रेगुलेशंस अलग होते हैं बाकी देश के हिस्सों से। इसे एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश की जाती है एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे लगने वाली कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि इस हिस्से से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है इनिशियल 5 ईयर तक उनमें कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। आगे के 5 सालों में वो टैक्स महज 50% होता है बाकी हिस्सों की तुलना में। यद्यपि जब ये SEZ का कॉन्सेप्ट आया तो ये काफी प्राइम रहा, लेकिन धीमे धीमे इसकी जो शाइन है वो गिरती चली गई क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया दैट इज मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसमें यह कहा गया कि जहां कोई भी टैक्स नहीं लगेगा वहां कम से कम मैट तो लगेगा ही लगेगा। तो इस वजह से जो SEZ था वो अपनी रिलेवेंसी खोने लगा। फर्दर ये कानून काफी पुराना हो गया है, जैसे टोल यू कि 16 साल पहले का ये कानून है, तो इसमें कुछ न कुछ बदलाव की आवश्यकता तो है ही। जो नया लॉ आएगा उसमें क्या होगा? नया लॉ में बेसिकली स्टेट्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि वो जो डेवलपमेंट है एंटरप्राइज का या सर्विस हब का उसका हिस्सा बन सके। फर्दर जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग नए इंडस्ट्रियल इनक्लेव्स हैं उन्हें भी इसका हिस्सा बनाने की बात की जा रही है ताकि एक्सपोर्ट इंडिया का और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल रुपी के बारे में है। सेंट्रल बैंक ने अभी हाल ही में डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC को अनाउंस किया। इसे भी हमारे बजट के हिस्से के तौर पर अनाउंस किया गया। डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में तरह तरह के जो डिजिटल एसेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि ये डिसेंट्रलाइज होते हैं और इनके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती, दैट्स वाई लोग अक्सर सशंकित रहते हैं कि कहीं इसमें उन्हें नुकसान ना हो जाए। फर्दर ऐसे भी माना जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या डिजिटल एसेट्स हैं इनका इस्तेमाल इलीगल तरीके से पैसे को ट्रांसफर करने में या फिर आर्म्स को, टेरर को फंड करने में भी किया जाता रहा है। इंडिया में जो इस प्रकार की करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना बन जाएं, इसीलिए सेंट्रल बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है जिसे आप डिजिटल रुपी कह सकते हैं। जो डिजिटल रुपी होगा ये फिएट करेंसी होगा, जैसे कि बाकी की क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं होती, इसका ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे सेंट्रल बैंक की बैकिंग होगी जैसे वर्तमान में आपके 500 या 2000 के नोट के पीछे होती है। बस मामला इतना होगा कि इसके लिए कोई पेपर प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स होंगे जो सीधे आपके अकाउंट में होंगे और उन्हें आप किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में भेज के उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चूंकि इनके पीछे गवर्नमेंट बैकिंग होगी तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें भी बाकी की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात रही कि फाइनेंस बिल 2022 में क्रिप्टो एसेट को डिफाइन किया गया। जो डेफिनेशन दी गई उसमें यह कहा गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या फिर टोकन जिसे क्रिप्टोग्राफिक मींस से तैयार किया गया हो, जिसका कोई डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता हो, स्टोर किया जा सकता हो, ट्रेड किया जा सकता हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, हम उसे कहेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट। फर्दर क्रिप्टो एसेट जो एग्जिस्टिंग इंडिया में है उन पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें व्यक्ति जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसे जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% उसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा। वैसे तो डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो एसेट्स को अभी तक सरकार ने लीगली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इस पर टैक्स इंपोज कर दिया है। टैक्स इंपोज करने के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने एक तरीके से इन्हें भारत में बैकडोर एंट्री दे दी है, मतलब कुल मिला के एंट्री दे ही दी गई है कि ठीक है आप खरीद बेच सकते हैं और जो भी फायदा होता है आप उसका 30% सरकार को दीजिए।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रेटर मेकोंग रीजन के बारे में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट ने ग्रेटर मेकोंग रीजन को हाईलाइट किया और ये कहा कि यहाँ के रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट को बचाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि इस रीजन में आते हैं टोटल 6 देश। इन 6 देशों के नाम हैं, मतलब चाइना का कुछ हिस्सा आता है, पूरा नहीं, म्यांमार, लाओपीडियार, लाओस कह सकते हैं आप इसे, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है, जहां पे आपको टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, साओला और थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पीसीज मिल जाएंगी। साओला के बारे में आपको बताना चाहूंगा। साओला एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर एनिमल है, जिसे कई बार एशियन यूनिकॉर्न या फिर स्पिंडल हॉर्न कहा जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इस इमेज में, यहां पर देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये रीजन राइस बाउल ऑफ एशिया के नाम से पुकारा जाता है। मेकोंग रिवर की वजह से यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन काफी बढ़िया होता है। देखिए अभी उन्होंने 224 न्यू स्पीसीज की लिस्ट बनाई, जिसमें मेकोंग रीजन से केवल एक स्पीसीज का नाम लिया गया, दैट इज पोपा लंगूर। पोपा लंगूर जो हिल साइड्स हैं एक्सटिंक्ट माउंट पोपा वोल्केनो के म्यांमार में, उसके आसपास देखे जाते हैं। इस लंगूर को घोंसली मंकी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंदर देखकर आपको प्राइमा फेसिया डरावना लग सकता है। व्हाइट बाल, ब्राउन कलर, फर्दर आंखों के सामने एक काले रंग का सर्किल, अंधेरे में देखकर हो सकता है आप डर जाएं। खैर, ये एक जीव है और डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसे घोंसली मंकी कहा जाता है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। रिवीजन करते हैं। नल से जल योजना, इसका उद्देश्य पाइप ड्रिंकिंग वाटर देना है हर रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक, दैट्स ट्रू। PM डिवाइन स्कीम, इसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। हमने इस आर्टिकल में पढ़ा था कि जो डिवाइन स्कीम है, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देश स्टैक ई पोर्टल इस सिटीजन को स्किल, रिस्किल एंड अपस्किल करेगा, दैट्स ट्रू। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है फर्स्ट 10 ईयर्स तक, ये गलत है, पहले 5 सालों तक। ग्रेटर मेकोंग रीजन 6 देश आते हैं, इंडिया पहले ही गलत हो गया, इंडिया नहीं आता। बाकी चाइना, म्यांमार, ये सारे देश आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।